क्या कर्नल को इल्म है कि वो अंधा नहीं है? झरना के तेवर यकलख्त खराब हो गए। कभी मैं सबसे ज्यादा महंगी मॉडल हुआ करती थी। कर्नल से मेरी पहली मुलाकात एक फैशन शो में हुई थी। उसने मुझे बताया था कि उसे मुसव्वरी का शौक जुनून की हद तक है। उसने मुझे अपनी स्टडी के लिए वक्त देने की दरख्वास्त की। मुझे उसकी माली हालत का अंदाज़ा था। मैंने 1 घंटे के एवज़ उससे एक भारी रकम का मुतालबा किया। मेरा ख्याल था मॉडल स्टडी के लिए कोई मुसव्विर इतनी बड़ी रकम देने पर आमादा नहीं होगा, लेकिन कर्नल ने मोल भाव नहीं किया। मेरा मुआवजा कबूल कर लिया, मगर उसने पहले ही रोज़ मेरे साथ धोखा किया। मुझसे मेरी पाकीज़गी छीन ली। मैं उसकी कोठी में उसके रहमो करम पर थी, लेकिन मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि कर्नल को तमाम जिंदगी सिसका सिसका कर मारूंगी। उससे ऐसा इंतकाम लूंगी कि मरने के बाद भी उसे कब्र में चैन ना मिले। और मैं बिला आखिर कामयाब हो गई। वो एक तवक्कुफ को खामोश हुई, फिर अपनी उरियां कद आदम तस्वीर की तरफ देख कर बोली, तुम यहाँ मेरी जितनी तस्वीरें देख रहे हो, कर्नल की इससे ज़्यादा घिनौनी तस्वीर मेरे कब्जे में है। वो मेरे साथ शादी करने पर मजबूर था। इनकार करता तो मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता, लेकिन वो समझदार आदमी है। हालात से समझौता करना उसकी मजबूरी थी। अब वो घुट घुट कर मर रहा है और मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। झरना मुझे अपनी और कर्नल की जो रुदात सुना रही थी, उसमें वो कहाँ तक हक बजानिब थी और कर्नल किस हद तक कसूरवार था, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। मगर मैं बहरहाल एक खूबसूरत नागिन के अंधे इंतकाम का शिकार हो चुका था। मैं जाने के इरादे से कमरे से निकलकर ऊपर आया तो वो मुझे बाहर तक छोड़ने आई। मैं रुखसत होने लगा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें एक दोस्ताना मशवरा दे रही हूँ। बुखारी की किसी बात से इनकार मत करना। वो बड़ा ख़तरनाक और साजिशी तबीयत का मालिक है। तुम अभी अनाड़ी हो, उसकी चालों को नहीं समझ सकोगे। आपके मशवरे का शुक्रिया, मैंने स्पाट लहजे में जवाब दिया। वो मेरे तंज को बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हुए बोली, मैं महसूस कर रही हूँ कि इस वक्त मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई मुश्किल दरपेश हो तो मुझे याद कर लेना, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। मैं जवाब देने के बजाय तेज तेज कदम उठाता कोठी से बाहर आ गया। जो तूफान आकर गुजर चुका था उसके बारे में सोचना फजूल था, लेकिन एक तल्ख तजर्बे से गुजरने के बाद मैंने दोबारा फूंक फूंक कर कदम उठाने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। रास्ते भर मैं अपने मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाता रहा। मैंने तय कर लिया था कि अब दोबारा कभी कर्नल की कोठी की सिमत रुख नहीं करूंगा। बुखारी के ज़मन में भी मैंने मोहतात रवैया इख्तियार करने की ठान ली थी, लेकिन कल क्या होने वाला है यह कोई नहीं जान सकता। हाथ में किस्मत की लकीरों का जाल ज़रूर होता है, लेकिन उसकी बारीकियों को बड़े बड़े माहिर तस्त शनास भी नहीं समझ सकते। कहीं ना कहीं कोई सिकम ज़रूर रह जाता है। मेरी किस्मत में क्या लिखा था, आगे चलकर क्या हालात पेश आने वाले थे, मैं भी उन सब से बेखबर ही था। दूसरे रोज़ मैं दफ्तर गया तो मेरे दिल में एक ख्याल रह रह कर सर उभार रहा था। अगर झरना और बुखारी के दरमियान गहरे ताल्लुकात थे तो फिर मुमकिन है बुखारी को भी इस बात का इल्म हो चुका हो कि मैं अपनी सतह से गिर चुका हूँ। एक शुबा यह भी मेरे जहन में तलबला रहा था कि ऐन मुमकिन है कि बुखारी की ईमा पर ही झरना ने मुझे शिकार करने का प्रोग्राम मुरतब किया हो। फ़ोन लगने के बाद झरना की पहली कॉल आना, उसे मुझे कर्नल की तरफ से खाने पर मदऊ करना और ख़ास तौर पर जूस में नशा आवर चीज़ पिलाना, ये तमाम बातें मेरे शुबे की तस्दीक कर रही थी कि जो कुछ हुआ है उसमें किसी न किसी जाविये से झरना और बुखारी की मिली भगत शामिल है। मुझे रुखसत करते वक्त उसने कहा भी था कि बुखारी की किसी बात से इनकार मत करना। झरना से पेशतर यह बात मुझे सरोज ने भी दबी ज़बान में बावर करवाने की कोशिश की थी कि बुखारी का ताल्लुक अंडरग्राउंड माफिया से भी है। वो ख़तरनाक लोग हैं जो अपने हाथ आए शिकार को आसानी से फरार का मौका नहीं देते। बहरहाल मैंने अपने आप को हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। मैं दफ्तर में दाखिल हुआ तो बुखारी पहले से मुंतज़िर था। उसने जिन मायनी फेज़ नज़रों से मेरा इस्तकबाल किया, उसने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी कि उसे झरना से मेरी मुलाकात का इल्म हो चुका है, लेकिन उसने दफ्तर में मुझे कुरेदने की कोशिश नहीं की। दफ्तरी मसरूफियात ख़त्म होने के बाद जब मैं उसकी कार में बैठकर इलाके में गश्त कर रहा था, उस वक्त बुखारी ने गुफ्तगू का रुख बदल कर संजीदगी से पूछा, अपनी पोस्टिंग के बारे में तुमने क्या सोचा है? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने संभल कर जवाब दिया। बॉस जब मुनासिब समझेगा ऑर्डर कर देगा। तुम नए आदमी हो, अभी मुकामी अफसरान से ज़्यादा घुले मिले भी नहीं हो, इसलिए बॉस का ख्याल है कि तुम्हें कोई प्राइज़ पोस्टिंग दी जाए, लेकिन तुम शायद वाकिफ़ होगे कि किसी प्राइज़ पोस्टिंग के लिए तुम्हें कबल अज़ वक्त कुछ मुआहदे भी करने होंगे। मैं समझा नहीं। मैंने मासूमियत से दरियाफ्त किया, मुआहदे से आपकी क्या मुराद है?
तुम बॉस के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगे। बुखारी ने बेहद संजीदगी से कहा, तुम्हारे और बॉस के दरमियान जो मामलात तय होंगे उसकी भिनक किसी और को नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हें बॉस की मर्जी पर चलना होगा। तुम कभी बॉस का कोई हुक्म टालने की गलती नहीं करोगे। एक बात और बता दूं, बुखारी ने बात जारी रखी, बॉस किसी के साथ भी डायरेक्ट डीलिंग नहीं रखता। तुम्हें मेरे साथ अटैच करने का मकसद भी यही था कि मुझे मिडलमैन की खिदमत अंजाम देनी होंगी। मैं बुखारी की बातों का मकसद समझ रहा था। कुछ दिन कबल उसने कहा था कि मेरी पोस्टिंग के सिलसिले में बॉस को या उसे कोई जल्दी नहीं है, और अब वो अज खुद जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो मुझसे मेरा आखिरी फैसला सुनना चाहता है। क्या हम खुलकर साफ साफ लफ्ज़ों में बात नहीं कर सकते? मैंने संभल कर कहा। मैं भी यही चाहता हूं कि बात खुलकर और बेधड़क हो। बुखारी पहलू बदल कर बोला, मैंने तुम्हारे ये जिस पोस्टिंग के बारे में गौर किया है, वहाँ की माहाना आमदनी 1 लाख से भी ज़्यादा है। कोई पुराना घाक और तजर्बादार ऑफिसर हो तो 40-50 हज़ार ज़्यादा भी कमा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा। बुखारी एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बेहद संजीदगी से फैसला कुन लहजे में बोला, तुम्हें हर माह 60,000 रुपये मेरे ज़रिए बॉस की खिदमत में पेश करने होंगे। तुम आज मुझे ग्रीन सिग्नल दो, कल तुम्हारे ऑर्डर हो जाएंगे। क्या ये ज़रूरी है कि मुझे रकम आपको देनी होगी? मैंने कुछ सोच कर कहा, मेरा मतलब यह है कि क्या मेरे और बॉस के दरमियान बात नहीं हो सकती? हो भी सकती है, लेकिन अभी नहीं। बुखारी मायनी फेज अंदाज में मुस्कुराया, तुम्हें कम से कम 1 साल तक ये साबित करना होगा कि तुम वफादार हो। उसके बाद ही वह तुमसे बराह रास्त कोई मामला तय करने के बारे में गौर कर सकता है। मेरा ख्याल है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जो काम भी करता हूँ वो ईमानदारी से और कानून की हदूद में रह कर करता हूँ। मैंने साफ गोई से जवाब दिया। पटना की बात और थी मेरे दोस्त, ये ढाका है, यहाँ कानून से ज्यादा बॉस का हुक्म चलता है। उसने स्पॉट लहजे में जवाब दिया। ऐसी सूरत में आपसे एक ही दरखास्त कर सकता हूँ। वो क्या? उसने मुझे वजाहत तलब नज़रों से देखा। आप मेरी तैनाती के ऑर्डर किसी ऐसी जगह करवा दें जहाँ मैं किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस होने से महफूज रह सकूँ। मैंने खुलकर अपना अंदिया बयान किया तो बुखारी बल खा कर रह गया। फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद खुद पर काबू पाते हुए बोला, मेरा मशवरा है कि तुम ईमानदारी का भूत अपने जहन से निकाल दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। और अगर मैं आपका मशवरा कबूल करने से इनकार कर दूं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की हिमाकत करोगे। बुखारी का जवाब बड़ा मायनी फेज था। जवाब में बुखारी ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो मेरी हिमाकत पर दिल खोल कर कहकहा लगाना चाहता हो। उसके अंदाज में तकब्बुर था, खुद एतमादी थी, एक तरह का चैलेंज भी था जिसे मैं उस वक्त पूरी तरह न समझ सका। कुछ देर तक वो मेरे बारे में सोचता रहा, फिर बोला, मैं कोशिश करूंगा कि बॉस तुम्हारे सिलसिले में कोई नरम रवैया इख्तियार करे, मगर वादा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया है कि बॉस आपकी किसी बात से इनकार भी नहीं करेगा। मैंने उसे शीशे में उतारने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि तुम ऐसी ही कोई बात कहोगे। बुखारी ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने बॉस से पहले ही इस ख्याल का इजहार कर दिया था कि तुम टेढ़ी खीर हो। तुम्हारी पर्सनल फाइल देखने के बाद खुद बॉस ने भी यही कहा था कि तुम पर ईमानदारी का जो भूत सवार है वो आसानी से नहीं उतरेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बुखारी फिर भी कुछ देर खामोश रहा, फिर मौजू बदलकर बोला, कल रात तुम कर्नल से मिले थे? मैं उसकी कोठी पर गया जरूर था, लेकिन कर्नल से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कसमसाकर जवाब दिया। क्या मतलब? बुखारी ने मुझे मुश्तबा नज़रों से घूरा। अंदाज ऐसा ही था जैसे उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। कर्नल घर पर नहीं था? मैंने संजीदगी बरकरार रखी। झरना ने मुझे बताया था कि उसे अचानक अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाना पड़ गया था। तुम कोठी पर कितनी देर रुके थे? बुखारी ने मुझे कुरेदने की कोशिश की। मैं डिनर के बाद ही वापस आया था। झरना ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? बुखारी ने एक और जाविये से मुझे टटोलना चाहा। जब कर्नल सिरे से था ही नहीं तो वो मुझे रोक कर क्या करती? मैंने बदस्तूर संजीदगी इख्तियार रखी तो वो कुछ तवक्कुर से बोला, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, झरना से जितना दूर रह सको तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं समझा नहीं। वो किसी नागिन से ज़्यादा खतरनाक और जहरीली है, बुखारी ने खला में घूरते हुए जवाब दिया। उसके कांटे का मंतर शायद कर्नल के पास भी नहीं है जो वो अभी तक उसे भुगत रहा है। मैंने बुखारी के जुमले को ख़ास तौर पर महसूस किया। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि शायद वो भी झरना के हाथों किसी तल्ख तजर्बे से दो चार हो चुका है।
मुमकिन है कि उसकी कोई दुखती रग झरना के हाथ आ गई हो। शायद इसीलिए झरना ने कोठी से रुखसत होते वक्त मुझसे कहा था कि अगर कोई मुश्किल दरपेश आ जाए तो मैं उसकी खिदमत हासिल कर सकता हूँ। मुझे ये ख्याल रद्द करना पड़ा कि झरना और मेरे ताल्लुकात का इल्म उसे हो चुका होगा। कुछ देर मेरे और बुखारी के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं महसूस कर रहा था कि कर्नल के मौजूद ना होने वाली बात सुनकर वो कुछ उलझ गया था। उसके जहन में ज़रूर कोई ऐसी बात चुभ रही थी जिसका ताल्लुक झरना की ज़ात से था। मैंने उसे टटोलने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि झरना ने किसी मुश्किल में मेरे काम आने वाली जो बात कही थी वो गलत नहीं थी। उस रोज़ बुखारी ने इलाके में मेरे साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। हस्बे मामूल मुझे अपार्टमेंट के नीचे छोड़कर चला गया। दूसरे रोज़ भी दफ्तर में मेरी उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। मुझे पूछने पर मालूम हुआ कि वो इत्तफाकिया रुखसत पर है। मैं दफ्तर में वक्त गुजार कर वापस आ गया, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि बुखारी का उस रोज़ छुट्टी पर होना भी खाली अज इल्लत नहीं हो सकता था। मगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और कोशिश भी नहीं की। शाम को चाय पीने के बाद मैं अपनी मुख्तसिफ सी बालकनी में बैठा एक किताब का मुताला कर रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी। मैं किताब मेज़ पर रख कर फ़ोन सुनने के लिए कमरे में आ गया। मेरा ख्याल था कि वो कॉल या तो बुखारी की होगी या फिर झरना की हो सकती थी, लेकिन दूसरी जानिब से जो आवाज़ उभरी उसे सुनकर मैं चकरा गया। वो आवाज़ जोगी सीताराम के सिवा और किसी की नहीं थी, जिसके वजूद को मैं ख्वाब का एक ख्याल किरदार समझकर नज़रअंदाज कर चुका था। कौन हो तुम? मैंने ठोस लहजे में दरियाफ्त किया। इतनी जल्दी भूल गया मूर्ख, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसकी गंभीर आवाज़ सनसनाती हुई मेरे कानों में गूंजने लगी। तुम शायद। हाँ, मैं वही जोगी सीताराम बोल रहा हूँ जिसे तू सपना समझकर भुला चुका था। परंतु एक बात गिरा से अच्छी तरह बांध ले, अब तू मेरी मुट्ठी में आ चुका है। धरती की कोई शक्ति अब तुझे मेरे चरणों पर सर झुकाने से नहीं रोक सकती। तुझे गुरु के सिवा कोई दूसरा मनुष्य शरण नहीं देगा। तुम किसी खुशफहमी में मुब्तला हो सीताराम, मैंने दिल मिलाकर कहा। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान किसी काफिर के सामने सर नहीं झुकाता। अब भी धर्म का दावा कर रहा है, बड़बोले, उसने गहरे तम्ज़ से कहा। एक सुंदर नारी की चिपटी चमड़ी देखकर उसके शरीर में गले गले डूब गया, फिर भी मुसलमान होने की हाँक रहा है। मैंने कहा था ना कि तेरा धर्म बहुत जल्द भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, होंठ चबा कर रह गया। उस दिन तेरी बुद्धि यानी अकल में मेरी बात नहीं आई थी, अब भी समय तेरे हाथ से नहीं निकला। मुक्ति चाहता है तो मेरे साथ समझौता कर ले, नहीं तो तू अपने किए की सज़ा सारा जीवन भुगतता रहेगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने दिल पर जबर करके पूछा। फिर आएं बाएं बकने लगा। अपराधी, रस्सी जलकर राख हो गई, परंतु बल अभी तक नहीं निकला, जोगी सीताराम ने करख्त लहजे में जवाब दिया। गंध में डूब गया, फिर भी उजले मन की बात कर रहा है। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो एक धोखा था, फरेब था। मैंने खुद अपनी वकालत करने की कोशिश की। इंसान नशे में हो तो कुछ भी कर सकता है। तू अब भी नशे में धुत है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है मूर्ख। तू नहीं जानता कि जोगी सीताराम कितनी महान शक्ति का मालिक है। उसने सर्द आवाज में कहा। तू जिसे सोमरस यानी शराब समझ रहा है वो भी मेरा चमत्कार था। वो सुंदरी भी नहीं जानती थी कि अगले समय क्या होने वाला है, परंतु हुआ वही जो मैंने चाहा। मेरी बात याद कर, मैंने तुझसे कहा कि ये दुनिया एक गोरख धंधा है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके भविष्य में क्या लिखा है, लेकिन जो दुनिया त्याग देते हैं, देवी देवताओं के जाप में ध्वनि रमाकर मस्त हो जाते हैं, वो मन का भेद भी जान लेते हैं। महापुरुषों के लिए फासलों की कोई कैद नहीं होती। उनकी आंखें धरती के भीतर छुपे खजाने भी खोज लेती है। मनुष्य तो मोरी यानी नाली में रेंगने वाले कीड़े से भी ज्यादा कमजोर, लाचार और बेबस होता है। सुन रहा है मूर्ख, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैंने कमजोर लहजे में उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। मेरे तुम्हारे दरमियान कोई समझौता नहीं हो सकता। फिर ऊंचा उड़ने लगा। सीताराम से दामन छुड़ाने की बात कर रहा है। हाँ, यही समझ लो, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। अभी मैंने तुझे एक ही झटका दिया है, वो जहर खान से बोला। एक नारी ने तेरा सारा घमंड अपने चरणों तले रौंद डाला। तेरे धर्म कर्म की बातें भी धरी की धरी रह गई। तू आकाश की बुलंदियों पर उड़ने के सपने देख रहा था। मैंने तुझे एक सुंदरी के जाल में उलझाकर तेरा सारा मान यानी घमंड तोड़ दिया।
क्या अब भी तू मेरा कहा नहीं मानेगा? जबरदस्ती के सौदे कभी कामयाब नहीं होते। मैं झला गया। तो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? एक बार फिर अपने गिरेबान में झांक कर देख ले मूर्ख, वरना ऐसी सजा दूंगा कि धरती पर किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। इस बार उसने बड़े सर्द लहजे में कहा। उसके बोलने का अंदाज बता रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है उसको कर गुजरने की कुव्वत भी रखता है। तो मुझसे क्या समझौता करना चाहते हो? मैंने स्पाट आवाज में दरियाफ्त किया। पहले मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरी सारी कठिनाइयां दूर कर दूंगा, तू केवल मेरा एक कहा मान ले, परंतु तूने मेरी बात नहीं मानी। इस कारण मैंने तेरा घरम भ्रष्ट करने के लिए झरना के सुंदर शरीर को चुना था। अब समय तेरे हाथ से निकल जा चुका है। अब तुझे हर हाल में मेरे इशारों पर चलना होगा, मेरी हर बात माननी होगी। उसके लहजे में तकब्बुर था, फिरौनियत थी। अब डिगडिगी मेरे हाथ में है, डोर का दूसरा कोना तेरे हाथ से निकल चुका है। अब समझौते की बात तुझे शोभा नहीं देती। क्या तुमने सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए मुझे फ़ोन किया है? मैं फिर झल्ला गया। बिन जल की मछली की तरह तड़प रहा है। जोगी सीताराम ने ठोस आवाज में कहा, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई उपाय सोच रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुझे मेरे चरणों पर नाक रगड़कर मुझसे सहायता की भिक्षा मांगनी पड़ेगी। मैं तुझे बताऊंगा अपराधी कि किसी महान जोगी का अपमान करने की सजा क्या होती है। मैंने तुझे आकाश की बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तू सदा धरती पर ही एड़ियां रगड़ता फिरेगा। जो कुछ मुकद्दर में लिखा होता है वो जरूर पूरा होता है, मैंने दिल मिलाकर जवाब दिया। उसकी बेहुदा बकवास मेरी रगों में दौड़ते खून की हिद्दत और गर्दिश तेज कर रही थी। तुम कोई खुदाई फौजदार नहीं हो जो मुझे अपनी मर्जी पर चलने पर मजबूर कर दोगे। फिर सोच ले, मैं तरस खाकर तुझे सोचने का एक आखिरी मौका और दे रहा हूं। उसने खतरनाक अंदाज में जवाब दिया, ये मौका भी खो दिया तो फिर तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, सारा जीवन भटकता रहेगा। मेरे कहने से एक बार आंखें खोल ले, मैं तुझे कुंदन बना दूंगा, तू जो चाहेगा वो पा लेगा। धरती की सारी सुंदरियां तेरी बाहों में मचलने को अपने लिए एक मान समझेंगी। बुखारी और रहीमुद्दीन जैसे मनुष्य भी तेरे आगे पीछे हाथ बांधकर घूमना अपने लिए इज्जत समझेंगे। तू जो मन में सोचेगा वो अवश्य पूरा होगा, परंतु तूने अगर घर आती लक्ष्मी को ठोकर मार दी तो फिर इस धरती पर तुझे जोगी सीताराम की मर्जी के बगैर कहीं सांस लेने की जगह भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने खुश्क लहजे में उसे अपना फैसला सुना दिया। तुम जो मर्जी आए करते रहो, लेकिन अब दोबारा मुझे फ़ोन करने की गलती मत करना। बहुत ऊंचे सुरों में बोल रहा है मुसले, आज बोल ले, लेकिन कल तुझे मालूम हो जाएगा कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है। सीताराम ने अपना जुमला मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर दिया। मेरा जहन भटकने लगा। मैं नहीं जानता था कि जोगी सीताराम कौन था।